दादा क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र के लिए सबसे बुरी खबर आई है, अजीत दादा हमारे बीच नहीं रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से उन्हें याद करके उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहेंगे आप? सारे महाराष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ी दुख भरी आपदा आ चुकी है। अजीत दादा, अब अजीत दादा को भी प्यार से लोग अजीत दादा कहते हैं, मुझे भी के रवि दादा कहते हैं। दादा का मतलब हमारे मराठी लोगों में होता है बड़ा भाई। वो हमेशा सभी के लिए, चाहे अपनी पार्टी हो चाहे दूसरों की पार्टी हो, किसी भी पक्ष का कार्यकर्ता हो, किसी संस्था का शख्सियत हो, कोई पत्रकार हो, सोशल वर्कर हो, सभी को वो अपने भाई के समान देखते थे, अपनेपन के रूप में देखते थे। इसलिए प्यार से लोग उन्हें भी दादा कहते थे। ये हमारी बड़ी विडंबना रही है कि इतने अच्छे अच्छे हमारे देश के लोग, स्पेशली जिस मुंबई शहर को दुनिया जानती है, उस मुंबई शहर के महाराष्ट्र के वो कई सालों से उप मुख्यमंत्री रहे हैं। आने वाले दिनों में सब लोग ख्वाब देख रहे थे महाराष्ट्र के लोग कि वे कब मुख्यमंत्री बनेंगे। कुदरत से कोई चैलेंज कर नहीं सकता। ये कुदरत की सीमा ही थी कि वहाँ तक उनका अंत होना था। हमारे लिए इससे बड़ी दुख भरी कोई बात नहीं कि वे आज हमारे बीच में नहीं है। अजीत दादा के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैं जैसे एक सोशलिस्ट हूँ, समाज सेवक हूँ, मैं एक वरिष्ठ पत्रकार भी हूँ, व्यवसाय भी करता हूँ। मैं उनको बहुत नज़दीक से जानता हूँ। मुझे याद है कि जब पुलोत की सरकार थी तो मैं खुद 1983 या 82 के आसपास, मुझे साल याद नहीं, कम ज़्यादा हो सकता है साल, मैं खुद बारामती में था। कम उम्र में हम लोग समाज की सेवा में विलीन थे। मेरे साथ उन दिनों में हमारे महाराष्ट्र के एक मंत्री हो चुके बबनराव पाचपुती, जो मेरे मित्र रहे, वे लोग, हम लोग सब वहाँ पर बारामती में थे पुलोत सरकार के समय। मेरा किसी पार्टी से नज़दीक से जल्दी इतना कोई लेना देना नहीं रहा है, मैं किसी पक्ष का वैसे भी नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त भी मैं समाज सेवक होने के नाते उनके साथ बारामती में था। मैंने बारामती पहली मर्तबा उस वक्त देखी। वो बारामती आज से कई साल पहले की, 40 दशक पहले की, और आज की बारामती, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। बारामती का नाम आया तो सबसे पहले आदरणीय शरद पवार जी का नाम आता है। शरद पवार जी के बाद में तो आप सब जानते हैं सुप्रिया सुले जी है, अजीत दादा है, रोहित पवार जी है। बारामती हिस्ट्री में आ चुकी है हमारे, और वहाँ की जितनी भी आज की डेवलपमेंट आप देखते हो, वो चाहे हमारे फौलादी पुरुष आदरणीय शरद पवार जी रहे या हमारे अजीत दादा रहे, इन्होंने उसको बनाने में बहुत मेहनत की है, उसको संवारा है, और बारामती को एक गांव से शहर बनता हुआ हम आज देख रहे हैं। उस बारामती में मेरा कई मरतबा आना जाना रहा है। मुझसे अगर स्पेशली अजीत दादा की आप खासियत पूछोगे, वे अभी तो उप मुख्यमंत्री थे, पर जब जब उन्होंने मंत्री पद का अपना अहदा निभाया, तब तक कई ऐसे कार्य उनके हाथ से हो चुके हैं कि जिस कार्य को सब जानते कि वो प्राय सुबह 6 बजे उठकर लोगों की सेवा में जुड़ जाते थे। यहाँ तक कि अगर उनके सेक्रेटरीज, उनके पीए उनके दफ्तर में या उनके टेबल के ऊपर या उनके घर में, बंगले में कई है, रामटेक वगैरह में उस जमाने में फाइल रख के चले जाते थे, अजीत दादा अकेले बैठ के उन फाइलों को क्लियर करते थे। आपको सबको पता है कि आदरणीय स्वर्गीय रतन टाटा जी का बर्थडे हम लोग मनाते हैं इंडिया मीडिया लिंक इवेंट्स मैनेजमेंट के माध्यम से। जी सर। अभी भी हमने पिछले महीने मनाया है। रतन टाटा जी के बर्थडे के बीच मैंने ही सबसे पहली आवाज़ उठाई, अजीत दादा के सामने उनको लिखित हमने इंडिया मीडिया लिंक का पत्र दिया। कोरोना चल रहा था, अजीत दादा क्या हम क्या सभी कोरोना से पीड़ित थे। अजीत दादा टेबल से काफ़ी दूर बैठ के बात करके टेबल के ऊपर की फाइलें क्लियर करते थे।
मैं मेरे कुछ सेक्रेटरी लोग थे, मेरे सेवक थे, वे अजीत दादा के पास गए मेरा लेटर लेके और उनको कहा हमारे ज़रिए कि हमें रतन टाटा जी का सेल्फी पॉइंट मुंबई में बनाना है। अजीत दादा ने हंसते हुए कहा, मार्क्स निकाल के, अरे भाई ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें तुमको कैसे सूझती है। इसीलिए हमारा नाम है के रवि दादा, क्योंकि हम वो सोचते जो दुनिया नहीं सोचती। जैसे मैंने बीच में अपने स्पीच में कहा था कि मैं बहुत सादा इंसान हूँ, कॉमन मैन हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, आम इंसान हूँ, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं ताज होटल खरीद लूँ। मैं प्रयास तो करूँगा, हो सकता है मैं खरीद भी लूँ। तो प्रयास करने वाला बंदा, इनका मतलब यह है कि जिसको इतिहास ही पता नहीं है वो कभी इतिहास नहीं बना सकता है। आपको इतिहास बनाने के लिए इतिहास की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं बॉलीवुड में होने के बाद भी हमेशा अभिनेताओं को नए जो आते हैं, आने वाले हैं, चाहे मीडिया से लोग हो, मैं उनको कहता हूँ कि भाई अभ्यास पूरा करो। बॉलीवुड में आपको पता होना चाहिए कि एक ज़माने में हमारे यहाँ मोतीलाल नाम का हीरो था, एक ज़माने में हमारे यहाँ बंगाली प्रदीप कुमार जैसा हीरो था। प्रदीप कुमार की उस ज़माने की फिल्में सुपर डुपर हिट हुआ करती थी, काफ़ी फिल्में उन्होंने की पर बॉक्स ऑफिस हिट किया। ऐसा नहीं कि शोले से ही हुआ, ये लोग भी थे। तो इनको हमें याद रखना चाहिए, हमारा बॉलीवुड का इतिहास है। वैसे ही पॉलिटिकल कहे, सोशल कहे, सामाजिक सेवा में कहे, हमारी मुंबई ने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है। आदरणीय अहिल्याबाई रांगणेकर हमारे यहाँ रही है, मृणाल गोरे जी हमारे यहाँ रही है। काफ़ी लोग हैं जो हिस्टोरिकल काम मुंबई शहर के लिए कर चुके। आज मुंबई क्या, महाराष्ट्र क्या, अजीत दादा के जाने से अकेलापन महसूस कर रहा है। जब हमने अजीत दादा को रतन टाटा के सेल्फी पॉइंट की मांग की, अजीत दादा ने कहा कि मैं इसको स्पेशल प्रायोरिटी दे के मैं करवाने की 100% कोशिश करके आपको मुंबई में जगह दिलवा दूंगा। अभी हमने सरकार से फिर से मीडिया के जरिए मांग की है कि अभी हर साल हम तो मना ही रहे रतन टाटा जी का बर्थडे, आदरणीय मोदी साहब सरकार की तरफ से भी आने वाला साल 2026 28 दिसंबर का देश भर में रतन टाटा जी का बर्थडे मनाए और मुंबई में उनका स्टैचू बांधने के लिए हमें जगह दे। ये हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है, ये हमारी पहली मांग रही है। और रतन टाटा जी का आपके के सामने अभी हमने 90वां बर्थडे, पहली जयंती हमने मनाई है, ये सबको पता है। पर अजीत दादा ने सबसे ज़्यादा सहयोग हमको उसके लिए किया था। ये ताज़ा बात अभी हाल ही में की, उनकी हमें याद दिलाती रहेगी। मैं अपनी तरफ से, तमाम महाराष्ट्र वासियों की तरफ से, तमाम वो लोग जो दुनिया भर में अजीत दादा को जानते हैं उनकी तरफ से, हमारे इंडिया मीडिया लिंक एंड इवेंट्स मैनेजमेंट की तरफ से, समस्त बॉलीवुड की तरफ से, सारे सामाजिक कार्यकर्ता नेताओं की तरफ से, संगठनों की तरफ से, के रवि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में उन्हें तहे दिल से आदरांजलि सौंपता हूं। बात करते हुए आंख में आंसू जरूर आते हैं, पर कुदरत के सामने किसी का कुछ चलता नहीं है। मैंने एक ज़माने में वो भी देखा है कि हमारे कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे माधवराव सिंधिया, जिनकी वजह से मैंने अपना हेलीकॉप्टर का बिजनेस शुरू किया। माधवराव सिंधिया जी जो मिनिस्टर थे, अचानक उनका भी प्लेन क्रैश हुआ था औरंगाबाद में। औरंगाबाद जो हमारे महाराष्ट्र का, औरंगाबाद 2 है, एक महाराष्ट्र में एक बिहार में है। तो औरंगाबाद में जहाँ महाराष्ट्र में उनका खुद का प्राइवेट जेट क्रैश हुआ, मैं खुद पत्रकार होने के नाते उस जमाने में जब ब्लैक एंड वाइट रोल के अंदर फोटोग्राफ निकलती थी, मैंने खुद पहले वो फोटोग्राफ निकाली। जो फोटोग्राफ मेरे पास है दुनिया में किसी और के पास नहीं है। उसी के साथ हमें संजय गांधी जी का क्रैश याद है, जो इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र हुआ करते थे। बीच में हमारे हैदराबाद के मुख्यमंत्री का ऐसे देहांत हो गया, प्लेन। हाँ, ऐसे काफ़ी चीज़ है कि हमारे देश के सबसे बड़े सुरक्षा रक्षक, हमारे तीनों रक्षक के चीफ रावत जी का देहांत हो गया। ये चीज़ें कैसी होती है कि हमारे देश के बड़े बड़े अच्छे अच्छे बंदों को
हमारे से अलग कर दी है। बुरा लगता है सुनकर, देखकर। मेरे से तो काफ़ी लोगों की आज फ़ोन पर बात हुई, कई लोगों के फ़ोन आए, कई लोगों ने तो सुबह से चाय भी नहीं पी। ऐसे लोग मुझसे आज जुड़े रहे। खैर, कहते हैं ना कि भाई समय को कौन रोक सकता है। हम प्रयास करें कि ये कभी न भर आने वाली विपदा है। हम अजय दादा को फिर एक बार हमारी ओर से श्रद्धांजलि देते हैं। और अजीत दादा ने जो जो बोया है, उनके जो जो सपने रहे हैं, मैं समझता हूँ आदरणीय शरद पवार जी, उनके सारे कार्यकर्ता मिलकर, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, ये सारे लोग इकट्ठा कर उनके अधूरे सपने को पूरे करें। सर, आपका हेलीकॉप्टर का भी बिजनेस है, लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती है, तो क्या लगता है कि सरकार को ये सारे जो हेलीकॉप्टर के ऑडिट कराने चाहिए? हाँ जरूर, हर हेलीकॉप्टर का, हर चार्टर फ्लाइट का, चाहे वो सरकारी हो चाहे निम सरकारी हो, इसका ऑडिट जरूर होना चाहिए। देखिए जनरली मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि भाई पायलट सही नहीं था या उसमें कोई बिगाड़ आई थी या बिगाड़ हो चुकी थी फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ाया गया, चार्टर फ्लाइट उड़ाया गया। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। एक बात बिल्कुल सच है हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि कोई हेलीकॉप्टर मुंबई के पवन से अगर यदि उड़ता है, मान लो वो गोवा की तरफ जा रहा है और जाते हुए अचानक रडार से बाहर निकल चुका है और रडार में वो नजर नहीं आता है, तो हमारी जितनी भी सुरक्षा यंत्रणाएं वो सावधान हो जाती है और उस प्लेन को, उस चॉपर को, उस हेलीकॉप्टर को रडार में लाने तक की कोशिश करती है। नहीं आया तो उसकी सुरक्षा के लिए वो स्वयं अपनी चारों तरफ से अपने कर्मचारी लोग, पायलट्स वगैरह वगैरह जो कुछ है, डीजीसीआई के लोग हैं, एटीसी के लोग हैं, एटीसी का सिग्नल मिलता है, सारे लोग चौकन्ने हो जाते और उस चॉपर को ढूंढने का प्रयास करते जो रडार से अलग हो चुका था। सुरक्षा यंत्रणा हमारी वैसे भी मजबूत है, नहीं ऐसा नहीं, पर कहीं ना कहीं चूक जरूर होती है, कहीं ना कहीं गलती जरूर होती है, जिसका खामियाजा अजीत दादा जैसे हमारे बड़े नेताओं को, हमारे देश के कई अनमोल रत्नों को भुगतना पड़ा है। ये अब तक तो बहुत ही ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है, इसके बाद नहीं होना चाहिए। इसके लिए चार्टर फ्लाइट हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे सरकारी हो चाहे निम सरकारी हो, उसका ऑडिट जरूर होना चाहिए। ऑडिट होगा तो कम से कम ऑडिट की बात तो साफ हो जाएगी। ब्लैक बॉक्स जो होता है, ब्लैक बॉक्स के जरिए जो कुछ चीजें सामने आएगी वो सच्चाई आती है, आएगी आज नहीं तो कल, वो जब आएगी तब आएगी। पर कम से कम एक शख्स तो हमारे अंदर से चला गया ना, वो भी अनमोल शख्स। ऐसा नहीं कि मेरे जैसे वो आम आदमी थे, दुनिया भर में फेमस थे, देश की सेवा करते, राज्य की सेवा, शहर की सेवा, मतलब देश की सेवा करते। तो ऐसा सेवक जब हमारे बीच में से जाता है तो जैसे लोग मुझे कहते हैं कि हमने सुबह से चाय नहीं पी, सच बात है, चाय पीने का मन भी नहीं करता। बिल्कुल सही है, ये सत्य होता है। तो हम भी चाहेंगे कि भले मेरा एविएशन का बिजनेस है, अलग बात है, कई लोगों का बिजनेस है, मैं अकेला उसमें नहीं हूँ, कई लोग हैं, ये एकजुट होके इसके ऊपर आवाज उठाए। और हम किसको किराए पर अगर हेलीकॉप्टर दे रहे हैं, चार्टर फ्लाइट दे भी रहे हैं, या हम लोग किराए पर चला रहे हैं, तो हम भी अपनी सुरक्षा चौकन्ना करना चाहिए, हमें भी उसके अंदर की गलतियों को दूर करना चाहिए। अगर हो तो, जनरली ऐसा होता नहीं है। मैं तो इस व्यवसाय से 26 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे आज तक कोई दिक्कत कभी नहीं पैदा हुई। महसूस जरूर होती है कभी कभी, भरी बारिश में अगर हेलीकॉप्टर कभी कभी चलता है, फंस जाता है पहाड़ों में, कभी कभी होता है, लेकिन ऐसा कभी धोखा हमें नहीं लगा कि भाई पायलट ने गलत किया या कोई इंजन में खराबी हुई या डबल। हम लोग तो वीआईपी लोगों के लिए तो डबल इंजन ही ज़्यादातर हम लोग देने का प्रयास करते, वीआईपी लोगों के लिए खासकर हम लोग डबल इंजन, क्योंकि वो वीआईपी होते, उनकी सुरक्षा हमारे लिए, हमारे से जान से भारी रहती है। तो ये हमारी सुरक्षा एजेंसी जो है, हमारे हवाई विभाग से जितने भी लोग जुड़े हैं, सब इसमें सुरक्षित रखने का ही प्रयास करते। पर कहते हैं ना कि कुदरत के आगे किसी का चलता नहीं है, वैसे ये भी हमें दिन देखने थे, हमने देख लिया, फिर इसके आगे कम से कम हम चौकन्ना रहे। ये मेरी सारे एविएशन, जितने भी एविएशन कंपनियां मुंबई में है, देश में है, सभी अच्छे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे जुड़ता हूँ।
मैं खुद उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। जितनी भी एविएशन कंपनियां हैं, काफ़ी निजी मालिक है। रेमंड का अपना हेलीकॉप्टर है, वो भी निजी मालिक है, वो भी कभी कभी किराए पर देते हैं। मैं पहला उनका हेलीकॉप्टर लेता था। डेक्कन का है हमारे पास, इंदिरा है एजेंसी हमारे पास है, काफ़ी है, बहुत है। लेकिन इनमें भी एकता अगर आएगी तो इस तरीके से जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो आने वाले दिनों में ना भुगतना पड़े, इसलिए हमें सबको इकट्ठा के चौकना रहना चाहिए। यही हमारी हमारी स्पेशल आदरांजलि भी अजीत दादा पवार के लिए भी होगी। थैंक यू सर। वेलकम।